अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, क्या हाल? Is it a good morning? इट्स ओके मतलब देखा अब था क्या रात हम को लेके किसी ने? बैठ जाएं क्योंकि आगे अब वर्ल्ड कप आ रहा है, हमें अपनी गलतियों से यानी अभी सीखना हमें है। और अब्दुल्ला डराए मत इस बात को। मतलब एक तो 10:30 बजे मैच स्टार्ट हो रहा है, मतलब रात आधी आपकी गुजर चुकी है। पता तो वैसे शुरू में थोड़ा सा फीलिंग सी आ गई थी, इतनी वैसे फीलिंग नहीं आई थी, ठीक ही चल रहे थे शुरू में तो मतलब उसके बाद फिर हम खज़ां के पत्तों की तरह झड़ते चले गए और बड़ा टोटल नहीं बना सके। और फिर आपने देख लिया कि किस तरह से हमारे बॉलर्स विकेटें भी नहीं ले सके। अच्छा जी, चौथे T20 में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 7 विकेट से शिकस्त दी थी और मेजबान टीम ने 4 मैचेस की सीरीज 2-0 से अपने नाम कर दी। याद होगा आपको कि अच्छी सीरीज के 2 मैचेस जो हैं वो स्टॉप इट बारिश के बायस 2 मैचेस नहीं हो सके थे, जबकि 2 मैचेस में पाकिस्तानी बैटर्स को इंग्लैंड के बॉलर्स उन्होंने खेलने नहीं दिया। बेसिकली 2 में बारिश, 2 में उन्होंने हमें खेलने नहीं दिया, तो हमारा तो कसूर ना हुआ ना फिर। तो ओवल में खेले गए चौथे T20 मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले पाकिस्तान को बैटिंग दी और शायद इंग्लैंड टीम को ये अंदाजा था कप्तान को उनके कि पाकिस्तानी बैटर्स के लिए 20 ओवर्स भी बहुत ज्यादा होंगे। आई एम नॉट बीइंग सार्कास्टिक, You are being sarcastic. Okay, I am, but what do you make of it? Seriously, मतलब टोटल इतनी पूरी टीम कितना टोटल स्कोर कर सकती है? पूरी टीम खेली हमारी 157, पूरी टीम ने 157 दिए हैं उनको। तो आप मुझे कह रहे हैं कि मैं अपने वर्ड्स का चुनाव बेहतर करूं? अच्छा, हमारी बैटिंग लाइन में ओपनर बाबर आजम आए मोहम्मद रिजवान के साथ 59 रन्स के अच्छे आगाज का भी कोई फायदा नहीं उठा सका। उसके बाद उस्मान खान 38 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। बाय द वे जवाबी इनिंग में इंग्लिश ओपनर विल सॉल्ट और जोस बटलर ने जारहाना, और वही मैच मुक गया था, जारहाना आगाज किया। अभी आगे चले। दोनों ने 7वें ओवर में स्कोर 82 रन तक पहुंचा दिया और जब टोटल इतना कम हो तो फिर पीछे बचता क्या है? उसके बाद थोड़े कंट्रीब्यूशन सारे करेंगे तो आराम से 10-5, 15 भी बनाते जाएं तो टोटल हो ही जाता है। इंग्लैंड की टीम ने 16वें ओवर्स में हंसते खेलते लाडी डा करते हुए, you have to, देखो आप पहले मुझे कहा जा रहा था आई एम बीइंग सार्कास्टिक कि ये लाडी डा कौन कर लाडी डा हो रहा है ना, लाडी डा करते हुए 3 विकेटों के नुकसान पर उन्होंने हदफ कर लिया हासिल। और कौमी टीम जो है ये आलमी T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए माशाल्लाह ये तैयारी है हमारी। हम जा रहे हैं आज लंदन से न्यूयॉर्क भी पहुंच जाएंगे और उसके बाद लंबी होगी तो बहुत सारी चीजें सोचने का टाइम मिलेगा। also you know in the plane भी वो एक विकेट How long is the flight from London to New York? I'll just find out. I don't know, maybe 10 hours. हाँ, लंबी होगी। पाकिस्तान इवेंट में अपना पहला मैच बाय द वे जो होस्ट है टूर्नामेंट का अमेरिका, उससे खेलेगा वो भी बाय द वे। And don't take it lightly. No, Please, do not take anything lightly. No. आपस में भी खेल रहे हो तो lightly कुछ ना लें। नहीं, मेरी बात सुने, अभी इंग्लैंड वो अमेरिका ने तो प्रूफ किया है, अभी उन्होंने बांग्लादेश को मैचेस हराए हैं भाई, अभी पिछले हफ्ते। हमें वो है ना, नेदरलैंड्स जाते हैं और ऐसी जगहों पे जाके हम कहते हैं अरे क्या इनकी बेशक मतलब कोई भी टीम आ जाए, वो अपनी सी टीम खिलाते हैं और हम मसा जीतते हैं। हमेशा वैसे ही नहीं होता। आई शुड नॉट बी दैट, यू नो। मुझे लगता है कि कांटे का मुकाबला हो गया अमेरिका वर्सेस पाकिस्तान। मतलब ट्रेजेडी ये है कि कांटे का मुकाबला किससे हो रहा है? अमेरिका वर्सेस पाकिस्तान। अच्छा जी, ट्रेजेडीज तो बहुत सी हैं और आए ट्रेजेडीज के बारे में बात मतलब पता है क्या, we'll not be too negative because obviously we have a world cup ahead and but you know we also have to dissect and सिकंदर बाग हमारे साथ हैं डाइसेक्शन के लिए। सिकंदर बाग, please what are you going to say about this match? या आ गए? Say something. या आ रहे हैं? या भी आ जाएंगे। चिकू आ गए। अस्सलाम वालेकुम सिकंदर, कैसे हैं आप? सिकंदर प्लीज एक्सप्लेन कर दें। अपने जज्बात का इजहार करें सबसे पहले तो। नहीं देखें, कल चेयरमैन साहब ने बोला है कि आपने कोई पोस्टमार्टम नहीं करना टीम का, 1 महीने तक इनको बिल्कुल कुछ ना बोले। 1 महीने के बाद कब उनके हाथ में होगा, तो मैं इसलिए कोई पोस्टमार्टम नहीं करूंगा। मैं कहूंगा ये इंग्लैंड वालों की गलती है कि उन्होंने क्यों हमें जल्दी आउट किया। सारे कसूर इंग्लैंड वालों का है। इतना अच्छा प्लेयर है हमारा बाबर, लड़कियां उसको मर्सिडीज की गाड़ियों की चाबियां दे रही हैं सिर्फ शायद इसीलिए कि वो रन्स ना कर सके। मतलब इतना खूबसूरत खेलता है वो, इतना जबरदस्त है। मुझे बताइए कि T20 में स्लिप रखना चाहिए था, क्यों रखा उन्होंने स्लिप उसके लिए, और वहां पे वो कैच आउट हो गया। उन्होंने वैसे वो देखा नहीं था। लेकिन सिकंदर ऐसे ना कहें, मतलब बाबर when he works he really works and he is our very loved बाबर is an outstanding batter, ये तो दुनिया भी मानती है। बात तो ठीक चल रही थी, वो स्लिप में उन्होंने नहीं देखा। देखें अब्दुल्ला, मैं पहले तो मजाक कर रहा था इसलिए कि चेयरमैन साहब ने बोला पोस्टमार्टम ना कर।
मगर अब मैं वाकई बोलता हूँ कि कल बाबर के 2 ऐसे शॉट्स थे। एक तो उसने वुड को मारा था जिसकी स्पीड थी 96 माइल पर आवर, और उसने ऑन साइड पे इतना खूबसूरत शॉट मारा था कि मतलब ये कि जहीर अब्बास, मैं तो उन प्लेयरों को मानता हूँ ना, बड़े बड़े जहीर अब्बास वगैरह भी ने कहा होगा वाओ, मतलब इतना, मतलब सिंपली कहते हैं ना कि एक था ना वाओ, इट्स सिंपली समथिंग, तो वो Like a वाली wow. बात नजर आई थी। और फिर हाँ, और एक और उन्होंने बैकफुट पे स्क्वायर ऑफ द ऑफ साइड मारा था उसको, आर्चर को, या मेरे ख्याल से इतना खूबसूरत शॉट था कि यकीन करें कि मुझे अफसोस हो रहा था कि ये शख्स क्यों T20 के अंदर ये उल्टे सीधे शॉटें मार रहा है। इतना मतलब है कि वो परफेक्ट बैट्समैन है, हमें चाहिए कि उसको वैसे ही खेलने दें जैसे उसकी क्रिकेट है। वो जबरदस्ती के लिए नीचे उतर के मारने की कोशिश करता है, वो उसकी क्रिकेट नहीं है बाबर की। बाबर ने कल तो यकीन करें उन 2 शॉटों के बाद जो 96 के माइल्स के ऊपर से गेंद कर रहे थे, उनको देखकर मेरा दिल बड़ा खुश हुआ है। एज अवर हम 1980 के क्रिकेटर है ना, हमारे 1980 की क्रिकेट में वो वाले शॉट्स चलते थे और वो इतने खूबसूरत थे कि मैं आज अभी भी उसके बारे में सोचता हूँ, मैं अमेज हो जाता हूँ कि चलिए सिकंदर यहया भी आ गए हैं। 59 रन का आगाज हमें मिला और उसके मैं ये चाहता हूँ अब्दुल्ला, मेरी ख्वाहिश है कि जो कोचेज हैं, मैंने सही कई चीजें मैंने कल ट्वीट भी किए जो मैं पहले कह रहा था, वो सारी रिपीट हो गई। अच्छा, मैं ये चाहता हूँ कि अगर इस तरह की प्लानिंग हो जाए अब कि बाबर को कहा जाए कि आप अपनी क्रिकेट खेलो, लेट अदर्स डू द वो जो वर्क है, जो मार धाड़ धूम धमाके वाला, वो दूसरे खेले, ये अपनी प्रॉपर क्रिकेट खेले तो हो सकता है कि वो पूरे ओवर तो फिर यही तो तनकीद होती है कि ओपन करते हैं, पावर प्ले जाया हो जाता है, स्लो खेलते हैं, और फिर वो भी बात होती है कि बाबर जल्दी आउट हो जाए तो हमारी टीम बड़ा रन बना लेती है, स्कोर बना लेती है। ये भी तो सारी बातें होती हैं ना, क्रिटिसिज्म भी तो चलती रहती है। बात असल ये है कि कहते हैं ना, कौवा चला हंस की चाल तो अपनी भी चाल भूल गया। बाबर तो मतलब इतना खूबसूरत खेलता है। अब देखिए ना, हमारे पास कोई है ही नहीं, किसको दे? साइम को ट्राई किया, वो फेल हो गए, ठीक है ना। नहीं, देयर इज नो डाउट, बाबर की पूरी दुनिया मानती है कि इज अ वर्ल्ड क्लास बैटर, लेकिन जाहिर है बाकी टीम भी क्या कर रही है और वो भी क्या कर रहे हैं एज अ कैप्टन, उस पर भी बात करेंगे। या मतलब 59 रन का आगाज हमें तसल्ली थी थोड़ी सी कि कुछ तो बेहतर कर लेंगे, लेकिन आगे नोबडी वर्कड। मतलब आप देखिए आजम खान को, आप देख लिए शादाब को, पता नहीं क्या बैटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये इज इट द टाइम फॉर दैट एक्सपेरिमेंट कि शादाब किसी तरह बैटर बन जाएं। हालांकि उनकी इकोनॉमी ऑन द अदर हैंड बड़ी अच्छी रही है। क्या हुआ फिर हमारे साथ? हम क्यों एक अच्छा स्कोर करने में नाकाम रहे अक्सर औकात की तरह? देखिए अब्दुल्ला, सबसे पहले तो आपको, हुमाक और सिकंदर को अस्सलाम वालेकुम। और जहां तक कल के मैच की बात है, तो एक चीज जिसमें इंग्लैंड की टीम ने हर शोबे में हमें आउट क्लास किया, कप्तानी में, बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डिंग में, लेकिन 2 ऐसी चीजें थी जिसमें हम इंग्लैंड से आगे रहे और इंग्लैंड हमसे हार गया। वो थी जो कि टैलेंट और अहलियत के ऊपर इंग्लैंड ने अपनी टीम में लड़कों को मुंतखब किया, हमारे पास लड़के सलाहियत के ऊपर और परफॉर्मेंस के ऊपर मुंतखब नहीं हुए। कल आपको ये दिखाई दिया। दूसरा, इंग्लैंड की टीम इसलिए आगे है और इंग्लैंड की टीम इसलिए परफॉर्म कर रही है कि वहां पर दोस्ती यारी का कोई कल्चर आपको दिखाई दे नहीं रहा। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जिस पिच के ऊपर इंग्लैंड स्पिनर के साथ ऑपरेट कर रहा है, आप 4 फास्ट बॉलर के साथ मैदान में उतर गए। कहाँ लिखना था कि अबरार को, या तो आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये बता दे कि अबरार अनफिट है, या फिर किसी और वजह से अबरार को नहीं खिलाया जा रहा। क्योंकि जिस मैच में इंग्लैंड के स्पिनर 5 विकेटें ले रहे हैं, हमारे पास सिर्फ हम शादाब को खिला रहे हैं। और इंग्लैंड के पास जो आदिल रशीद है, वो वर्ल्ड क्लास स्पिनर है। पहले मैच में उन्होंने 25 रन दिए, कल 4 ओवर में उन्होंने 27 रन दिए, 2 विकेट उन्होंने हासिल की। उसके बाद अब मैं क्या कहूँ, आप लेकर गए हैं आजम खान को। आप आजम खान से उम्मीद कर रहे हैं कि वो दिन में 500 छक्के मारते हैं। अभी उनके 20 मैच हो गए, उनके 100 रन नहीं है। या इन योर ओपिनियन जो प्लेइंग 11 है हमारी, उनमें अहलियत नहीं है टू बी अ पार्ट ऑफ द स्क्वाड, एंड या फिर पूरी 15 रुकनी जो स्क्वाड है, आपको लग रहा है कि किसी सिलेक्शन कमेटी पे आप सवाल उठा रहे हैं? मतलब हम कहाँ तक जाएं बेसिकली? देखिए, आपकी कप्तानी से लेकर टीम सिलेक्शन तक आप यही टीम है, क्योंकि 15 रुकनी टीम अब आपको, या तो किसी को आप धक्का दे दें सीढ़ियों से, वो गिर जाए तो वो भी फिर आप ड्रॉप कर सकते हैं, अदरवाइज टेक्निकल बुनियाद पर ही अब आपकी टीम के अंदर जो है तब्दीली हो सकती है। आपकी टीम के अंदर कोई मिडल ऑर्डर ही नहीं है।
इफ्तिखार अहमद, कल उनको 10 ओवर में बैटिंग आ गई थी, 10 ओवर वो बैटिंग करते रहे। क्या किया उन्होंने, आखिरी 5 ओवर में आपकी टीम ने 31 रन स्कोर किए। 5 ओवर में आप 31 रन बनाएंगे तो आप मैच कैसे जीत सकते हैं। फिर आपके पास वर्ल्ड क्लास बैटर बाबर आजम है, आपके पास नंबर 1 दुनिया के T20 क्रिकेट के बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान है। कल आपको लगा कि जिस तरह फिल सॉल्ट बैटिंग कर रहे थे, जॉस बटलर बैटिंग कर रहे थे, कोई मुकाबला था उनका मोहम्मद रिजवान के साथ? Why were our top class batters not able to perform? मतलब क्यों कंफर्टेबल नहीं लग रहे थे हमारे पास? देखिए, there is no doubt कि हमारे बैटर्स वर्ल्ड क्लास हैं। आज हम अब बात कर लें बाबर की, या हम बात कर लें रिजवान की, या आप भी बता दें, और फिर सिक्कू आप भी। क्या हमसे क्या नहीं हैंडल हो रहा था कि हम नहीं, हमारा बल्ला नहीं चल रहा था जिस तरह चलना चाहिए, जिस तरह उनका चल रहा था एटलीस्ट? देखिए अब्दुल्ला, मैं आपको यही बता रहा हूँ, आप बात कर रहे हैं ना कि कल बाबर आजम जो है विराट कोहली के बाद T20 क्रिकेट में 4000 रन बनाने वाले बैट्समैन बने। कितनी खामोशी से खेलते हैं जॉस बटलर, कोई फूफा नहीं है उनकी क्रिकेट के अंदर। 3000 रन उनके हैं। कल उन्होंने सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी का एजाज हासिल किया। किस तरह उन्होंने बल्लेबाजी की, 21 गेंदों पर उन्होंने 39 रन की इनिंग खेली। पहले मैच में उन्होंने 51 बॉल के ऊपर 84 रन की इनिंग खेली थी। कितनी खामोशी के साथ वो मैच को फिनिश करते हैं। और फिल सॉल्ट की कल जो बल्लेबाजी थी, कल जिस तरह वो ग्राउंड के चारों तरफ आपके बॉलर्स को खेल रहे थे, आपके पास उसका जवाब था। अगर आपने नामों के साथ क्रिकेट खेलनी है तो फिर इसी तरह की कारकर्दगी की आप उम्मीद करें। आप शादियाने बजाइए कि कल आपने 6 ओवर में 59 रन स्कोर कर लिए थे, और कल इंग्लैंड की टीम ने पहले 6 ओवर में मैच खत्म कर दिया था। जिस तरह वो क्रिकेट खेल रहे थे, सबसे पहले तो टीम सिलेक्शन था। आप 4 फास्ट बॉलर के साथ मैदान में उतर गए, और उसके बाद जो है इंग्लैंड की टीम जो है वो 3 स्पिनर के साथ आपको ऑपरेट कर रही है। 5 उन्होंने विकेटें हासिल कर ली। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कल के मैच में, वो कप्तानी का जो कप्तानी की है जॉस बटलर ने, वो आपको दिखाई दी। और आपके कप्तान जो है वो अपने बॉलर्स के दरमियान ही घूम गए। फिर हमने बैटिंग में तो कुछ करते हुए देखा नहीं। आजम खान को, आप 15 रुपये टीम में वो है, और 15 रुपये टीम में बल्लेबाजी तो उनके साथ हो नहीं रही। कल उन्होंने 2 कैचेस भी छोड़ दिए, उन्होंने पूरी कर दी। अच्छा सिकंदर, आप भी अपने दिल का हाल हमें बता दें। लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो आज टीम न्यूयॉर्क के लिए निकल जाएगी। जी सिकंदर। दिल का हाल तो मैं बहुत पहले सारी बातें बता चुका हूँ। 2-3 चीजें जो हैं, हाँ, बहुत पहले बता चुका हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ उनको। अब मैं नए क्लिप नहीं जानता, जो पिछले बोल चुका हूँ वो डालता हूँ। खानजादा के प्रोग्राम में जब आयरलैंड की टीम का मैच हो रहा था, उस वक्त खानजादा ने मुझसे ये आजम खान के बारे में पूछा था। उस वक्त आज से 1.5 महीना पहले मैंने कह दिया था कि इसके ऊपर बाउंसर्स होंगे, और ये बाउंसर के ऊपर इसका वीक पॉइंट है। मैं जियो के ऊपर बैठा हुआ हूँ, यहाँ से हजारों मील दूर, ना उन टीम को देखता हूँ, ना मैं उनके पास जाता हूँ, ना मैं उनके नेट्स देखता हूँ, ना मैं उनके हाई परफॉर्मेंस कोच को देखता हूँ कि वो क्या कर रहे हैं। मैं यहाँ बैठ के बता देता हूँ कि उसका वीक पॉइंट क्या है। क्या इनको नहीं पता चलता? ये जो लाखों रुपया लेते हैं, इनको नहीं पता चलता कि उसका वीक पॉइंट क्या है? उसको सही करो या उसको सेलेक्ट करो, ना करो। अभी भैया ने खुद ही अपनी बात को, जो हमेशा मुझसे वो कहते रहते ना, 1976 की आज उन्होंने शर्ट पहनी हुई, बड़ी जबरदस्त लग रही है। उसमें 1976 उनको याद आ रहा है जब हमारी टीम टॉप पर होती थी। देखें, ये इंग्लैंड की टीम वो कह रहे हैं ना, उनके यहाँ सिलेक्शन सही हुई है। उनके यहाँ कोई ऐसा लड़का है जो इंग्लैंड को छोड़ के चला गया था, हमने पकड़ के उसको लाए। कल आमिर ने क्या कर लिया, बड़े मैचों का प्लेयर, 2 ओवर में 27 रन। इकोनॉमी बहुत बुरी थी आमिर की भी। ऐसे लोगों को पकड़ के लाते हैं कि कैच भी ड्रॉप हुआ था, लेकिन इकोनॉमी आमिर की अच्छी नहीं थी। टीम का सबसे बड़ा हिस्सा आप हैं भाई, नहीं ऐसा होता। पहले आप अपनी डिसिप्लिन करें। हमने ग्रेट डिबेट कराई थी ना कि इनकम टैक्स क्यों नहीं हम लोग देते। पूरी दुनिया में लोग देते हैं, हमारे यहाँ नहीं देते। हमारे यहाँ असूल ही नहीं है इनकम टैक्स देने का। इसी तरह क्रिकेट अच्छी खासी चल रही थी, 18 टीमें खेल रही थी, बच्चों की नौकरियां लगी थी, डोमेस्टिक क्रिकेट से लड़के सेलेक्ट होते थे। अब क्या होता है कि श्रीलंका में जी उसने जो है ना, या दुबई के अंदर T10 में बड़े जबरदस्त 50 के उसको टीम में डाल दो, यही तो सिलेक्शन है। आजम खान की आप बात कर रहे हैं, वो आजम खान को सेलेक्ट किस बेस पे किया है कि जी वो कैरेबियन में जाकर बड़ी जबरदस्त इनिंग खेलता है। तो भाई आपने अगर अपना क्राइटेरिया ये बनाया हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, नकवी साहब से बोलूंगा कि खुदा के वास्ते क्रिकेट को सही करें। क्रिकेट जो सही तरीके से स्ट्रक्चर है उसको सही करें। आप जो है ये कह रहे हैं कि हम पोस्टमार्टम ना करें। चलें, अब एक महीने का टाइम वो कह रहे हैं तो देते हैं कि पीछे क्रिकेट को क्या ठीक करते हैं, लेकिन अब जो है वो पूल वो तो है भाई। जब तक आप
अभी जो सिलेक्शन की ये बात कर रहा है, हर लड़का उनका डोमेस्टिक क्रिकेट 4 दिन की क्रिकेट खेलता है, हमारे वाले तो खेलते ही नहीं है, हमारे वाले फिटनेस टेस्ट नहीं देते। वैसे ये बात अच्छा सिकंदर, कल हम ये बात मैच से पहले भी कर रहे थे कि मतलब आप देख लीजिए कि स्पिनर्स क्या परफॉर्म कर रहे हैं इन पिचेस के ऊपर, हमें 4 फास्ट बॉलर्स की जरूरत क्यों महसूस हुई? हु डिड वी हैव टू अकोमोडेट? हमने क्यों नहीं अबरार को खिलाया? ये मैं तो ये सवाल कब से कर रहा हूँ, याया ने भी कर दिया आज। मैं तो डे 1 से कह रहा हूँ कि उसको आपने 2 मैच दिए, उसने 8 ओवर कराए थे, उसकी इकोनॉमी 5.7 है जी। आप उसको क्यों लेकर गए यार? वापस भेज दो ना उधर बेचारा। वो मैं याया से बोलूंगा कि यार एक प्रोग्राम उस पर जरूर करना है हमने उसामा मीर के ऊपर, कि उस बेचारे को ऑफ सीजन में जहां इतनी गर्मियां पड़ रही हैं वो कुछ कमाने जा रहा था, उसको क्यों नहीं भेजा? इस पे जरूर आप प्रोग्राम करो, मैं खुद आके इस पे बात करना चाहूंगा याया के शो में, अगर वो जब भी करना चाहें। मगर ये बताइए कि आपको मैंने पहले दिन कहा था कि इंडिया ने 4 स्पिनर्स लेके जा रहा है, 3 स्पेशलिस्ट ले जा रहा है, स्पेशलिस्ट, और 1 ले जा रहा है वो ऑलराउंडर। आप बताते हैं, आपको कोई आपके पास तो आप ये सीनियर जर्नलिस्ट, आपकी शायद बात भी होती हो जो टीम के साथ लोग मौजूद हैं, व्हाट इज द रीजन हम क्यों 4 फास्ट बॉलर्स के साथ कल उतरे थे मैदान में? देखिए दानिश, हमारे क्रिकेट बोर्ड के जो सरबराह है सैयद मोहसिन रजा नकवी, जब उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और खिलाड़ियों के साथ वो मिले थे, तो उन्होंने कहा था कि जी कोई दोस्ती यारी के ऊपर टीम नहीं बनेगी और कोई बाहर के प्रेशर को नहीं लिया जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो मैं पूरी टीम तब्दील कर दूंगा। तो मैं अब सवाल करना चाहता हूँ कि आप बता दीजिए, लोग बात कर रहे हैं, हम तो बात नहीं कर रहे कि दोस्ती यारी पे टीम बनी है या नहीं बनी है, शादाब खान कैसे इस टीम में आ गए, कोई परफॉर्मेंस नहीं है, आजम खान किस परफॉर्मेंस के ऊपर इस टीम के साथ मौजूद है। फिर उसके जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि कल ये खबर आई कि ओसामा मीर, जिन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग में मुल्तान सुल्तान के लिए सबसे ज्यादा विकेट हासिल की थी, उन्होंने डायरेक्ट चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को मैसेज कर दिया कि सर मैं तो बेहतरीन बॉलर हूं और मुझे आपने टीम में ही नहीं रखा। और आप देख लीजिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के जो 2 अहम रुकन है, मोहम्मद यूसुफ और वहाब रियाज, वो टीम के साथ ट्रेवल कर रहे हैं और सीनियर मैनेजर का ओहदा वहाब रियाज को दिया गया और सुना है सिलेक्शन कमेटी नाराज होगी। तो अब ये सूरत हाल है, जो परफॉर्मेंस करके भी टीम में नहीं आ रहा, तो अब और क्या क्राइटेरिया होना चाहिए पाकिस्तान टीम में? नहीं तो उसामा ने नकवी साहब को मैसेज किया और वो वहाब रियाज ऑफेंड हो गए। सुना है, डायरेक्ट फोन किया है, मुझे कंफर्म करो याया। मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, उसमें किसी ने मुझे प्रोग्राम में किसी ने बताया कि नकवी साहब ने टीम मीटिंग की थी, फिर अपना टेलीफोन नंबर उन सब लड़कों को दिया कि कभी कोई आपको प्रॉब्लम हो, अगर आपके साथ ज्यादती हो तो कॉल मी। ये एक किसी प्रोग्राम में कहा गया, काइंडली कंफर्म करें ताकि हम उसके ऊपर बात कर सकेंगे। अच्छा, शाम को जी याहिया एंड सिकंदर, टाइम हमारे पास बिल्कुल खत्म ही हो गया है, लेकिन बात ये है कि जब इतने ड्रामे चल रहे हो ऑफ द पिच, कौन किसको कॉल कर रहा है, किसने किसकी एडिशन कराई है, इतनी दोस्तियां, परफॉर्मेंस है नहीं, ये सब कुछ हो रहा हो तो व्हाट डू वी एक्सपेक्ट कि क्या हमने क्या थैंक यू जी, थैंक यू, दैट इज ऑल द टाइम, बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक था ये, कहानी हम करेंगे मंडे को। टू कंप्लीट माय थॉट, वी आर सो डिस्ट्रैक्टेड बाय सो मेनी अदर थिंग्स हैपनिंग अराउंड द प्ले कि उस पे उस मैच में, उस प्ले में किसी की क्या कंसंट्रेशन होनी है। नहीं, ये नहीं लग रहा, एटलीस्ट हमारे रिजल्ट्स तो 100% अच्छा जी, यही बता रहे हैं। कल जब ये खबर आई थी, एक और खबर की हम बात करेंगे, समझ नहीं आ रहा था क्या रिएक्ट करें। मतलब ये वो चीज़ है जो आपके भी घरों में बच्चे खाते होंगे, हमारे भी घरों में कभी खा लेते हैं बच्चे। लाहौर में गैर मयारी नूडल्स खाने से 2 बच्चे मौत के मुंह में चले गए। अच्छा जी, और ऑब्वियसली वालिदैन में बड़ी तशवीश और परेशानी की लहर दौड़ गई है। बाकी भी जो इर्द गिर्द जिन्होंने ये सारी कहानी की कथा सुनी, पंजाब फूड अथॉरिटी भी मुतहर्रक हो गई है। फूड सेफ्टी टीमों ने अस्पताल से बच्चों की तफसीलात हासिल कर ली हैं और हुकाम का कहना है कि तहकीकात के बाद जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हुआ क्या, पहले तो ये डिसाइड करें ना। वालिदैन ने मुकदमा दर्ज कराने से इनकार कर दिया, मगर अब बच्चों के चचा की मुद्दत में दुकानदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। अभी देखिए, नूडल तो नूडल होता है, उसमें कोई मसाले अजीब डाले होंगे या फिर आई एम जस्ट थिंकिंग एक्सपायर्ड होंगे, या जाली होगा, या हो सकता है जाली कोई बना रहा हो। अच्छा जी, आसिम जावेद, डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि एक्चुअली। आसिम साहब, ये बताइएगा, मनावा में मुबैना तौर पर गैर मया नूडल्स खाने से 2 बच्चों की मौत जो वाक़ई हुई है, इसकी क्या डिटेल अब तक आप लोगों के पास मौजूद हैं? क्या इनके नमूने लिए जा चुके हैं? क्या वो जो नूडल्स हैं उसकी कुछ बाक़ियात मौजूद हैं? बच्चों के मेडिकल से कुछ सामने आया? क्योंकि और भी तो लोगों ने खा ही रहे होंगे वो चीज़ें।
देखिए, पहले तो ये बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है और मैं जो एग्रीव्ड फैमिली है उनके दुख में हम बराबर के शरीक हैं। जहाँ तक ये नूडल्स के हवाले से बात की जा रही है, ये इन्होंने एक जो है दुकान से नूडल्स ख़रीदे, जो इब्तदाई चीज़ें सामने आई हैं, उसके बाद जो है ना वो उनको बना के बच्चों को खिलाया गया और उसके कुछ टाइम के बाद बच्चों को वॉमिट हुई और उनकी नाक से खून बहने का भी पता चला और फिर एक बच्चे की तो चिल्ड्रन हॉस्पिटल आने से पहले ही डेथ हो गई और दूसरे वाले बच्चे की कल रात को चिल्ड्रन हॉस्पिटल आके जो है वो डेथ हुई। अभी इसकी जो तहकीकात हैं वो चल रही हैं, पुलिस भी इन्वेस्टिगेट कर रही है और फोरेंसिक जो साइंस एजेंसी है PFSA वो भी इसकी तहकीकात कर रही है। जो खुराक के नमूने हैं वो भी ले लिए गए हैं। पोस्टमार्टम जो है वो बच्चों का अभी उसकी रिपोर्ट सामने नहीं आई, लेकिन ये लगता है कि जो है ना शायद कहीं पे कोई ऐसी चीज़ शायद शाइबा है कि कहीं पे फूड पॉइजनिंग के अलावा भी कुछ हो सकता है। कभी कभार खाना अगर आप कहीं से ख़रीद रहे हो और पैक्ड जो चीज़ें होती हैं उनमें कोई पेस्टिसाइड, रैट पॉइजनिंग, इस किस्म की चीज़ें भी हो जाती हैं। खैर एनीवे, आप ये बताएं कि आपकी अथॉरिटी की इस सिलसिले में हतमी रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? क्योंकि अभी तो शाइबा है। देखें, इब्तदाई तौर पर हमारी टीम जो है वो वहाँ पर गई, उन्होंने कुछ लोगों को इंटरव्यू किया क्योंकि बच्चों की मदर जो है वो एक तो इंटरेक्ट नहीं कर पा रही, ज़ाहिर है उनके लिए बहुत बड़ा सदमा है। हम भी उनके सदमे में जो है वो शरीक हैं और लेकिन जो इब्तदाई तौर पर चीज़ें सामने आई वो मैंने आपसे शेयर कर दी। इसकी डिटेल जब ज़ाहिर है पुलिस केस है, पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन अपने तौर पे कर रही है, फोरेंसिक साइंस एजेंसी जो है वो भी इस चीज़ को उन्होंने नमूने वहाँ से ले लिए हैं, फूड के सैंपल्स भी ले लिए हैं, वो भी इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो जब चीज़ें मज़ीद सामने आएंगी तो फिर आपके साथ भी हम उसको शेयर करेंगे। जहाँ तक पंजाब फूड अथॉरिटी का ताल्लुक़ है तो हम बच्चों की जो के मुख्तलिफ सलांटीज़ हैं या इसी तरह से आइसक्रीम हैं, गोली, टॉफ़ी वगैरह है, उसके ऊपर अपनी कैंपेन जो है वो कुछ टाइम पहले भी हमने की थी, अभी दोबारा भी हम उसको स्टार्ट कर चुके हैं और इंशाल्लाह हम जो भी हक़ाइक़ सामने आएंगे वो आपके सामने रखेंगे। अच्छा आसिम साहब, अब आम तौर पर फूड अथॉरिटी का उसूल क्या होता है? क्योंकि जो इंस्टेंट नूडल्स हैं ज़ाहिर ये तो पैक्ड हैं, क्या किस तरह चेक करेंगे आप लोग कि क्या ये जाली पैक हो रही हैं चीज़ें? क्योंकि माशाल्लाह हमारे यहाँ जाली चीज़ें भी, शरबत, नूडल्स भी अंदर प्लास्टिक के हो सकते हैं, हर चीज़ जाली बनती है। देखें, ये अब ये बड़ा ही कबल अज़ वक्त होगा कि हम कह सकें कि एक्चुअल हुआ क्या है, क्योंकि वहाँ से हमें किचन से जो है वो नूडल्स उनकी पैकिंग भी नहीं मिली और दूसरा ये है कि वो हो सकता है कि वो नूडल्स एक्सपायर्ड हों। ये भी शायबा ज़ाहिर किया जा रहा है कि किसी तरह की उसमें कोई मिलावट कर दी गई हो जिसकी वजह से बच्चों की जो है वो डेथ हो गई हो। तो ये सारी चीज़ें अभी जो है ना डिटरमिन होना बाकी हैं। अपेरेंटली ये फूड पॉइजनिंग लगती नहीं है क्योंकि फूड पॉइजनिंग जो होती है उसके सिम्टम्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। ये डिफरेंट जो है ना वो फूड पॉइजनिंग के अलावा किसी चीज़ के सामने आ रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट होगी, फोरेंसिक साइंस एजेंसी जो है वो अपनी तहकीकात करके जो चीज़ें सामने आएंगी तो फिर पता चल सकेगा कि हकीकत में पोस्टमार्टम की तफसील के बाद ही पता लग सकेगा। सर्टनली ये तो हुआ नहीं कि उल्टियाँ आई, मोशन आए और डिहाइड्रेट होकर बच्चे फौत हो गए, ऐसा नहीं हुआ। दिस इज पॉइजनिंग। नहीं, डेफिनेटली पॉइजनिंग है, लेकिन इनको ये कह रहे हैं हमें कोई शवाहिद भी नहीं मिले। जैसे पैकेजिंग वगैरह तो पड़ी होती है, वो क्यों नहीं आपको वहाँ मिली? अगर उसी वक्त नूडल्स थोड़ी देर पहले बने थे, मतलब उसका पैकेट जो होता है वो तो होता ही है। क्या why are parents not willing to get the FIR registered? चचा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज हुआ है? Maybe because उनकी हालत बहुत खराब होगी या कुछ इस किस्म का होगा। We have to give them benefit of the doubt, but eventually they'll also want to know कि हुआ क्या था। और ख़ास तौर पे हॉस्पिटल पहुंचने से पहले एक बच्चे की डेथ हो जाना, इतना इंस्टेंट हो रहा है तो कितना पोटेंट पॉइजन होगा उन नूडल्स में। तो ये इट हैज़ टू बी समथिंग फ्रॉम ऑन टॉप,
कोई पेस्टिसाइड टाइप चीज़ ही लग रही है। अभी हम आपको बताएंगे कि इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस पाकिस्तान में 1947 से मुख्तलिफ शोबों में काम कर रही है। इंसानी खिदमत के मुख्तलिफ शोबाजात में ये काम में मसरूफ़ है। मुल्क में बराह रास्त इंसानी इमदाद के ज़रिए ये इदारा के लिए ये बड़ा अहम हैसियत रखता है और इसके साथ साथ ICRC दीगर शोबों में भी खिदमात सरंजाम दे रही है। और अच्छा, इसी पे हम बात भी करेंगे। वी नीड टू अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट मोर अबाउट इट। और हमें ज्वाइन किया है ICRC पाकिस्तान की कानूनी मुशीर है मोहतरमा आमना गिलानी। आमना, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें आज ज्वाइन किया। आमना, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि ICRC पाकिस्तान के बारे में कुछ बताएं और किन किन शोबों में काम किया जा रहा है इधर। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत खुशी हो रही है मुझे कि ICRC के काम और IHL जो कि मेरा डोमेन है काम का, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज के हवाले से मैं कुछ बात कर सकूंगी। ICRC पाकिस्तान जो है, जैसे आपने कहा 1947 से जब से पाकिस्तान क़याम में आया है यहाँ पर काम कर रहे हैं। हमारा काम जो है, हमारा मैंडेट वो एक्टिव होता है ड्यूरिंग आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। हम लीगली आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट उस चीज़ को कहते हैं जिनको हम आम लफ्ज़ों में जंग कहते हैं, या किसी भी किस्म का तसादम जो कि एक से ज़ायद ग्रुप्स के बीच में हो, वो भी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के ज़ुमरे में आता है। तो ICRC ने मुख्तलिफ जंगें जिनमें पाकिस्तान जिसमें हिस्सा रहा है, चाहे वो 1965 की वॉर हो, 1971 की वॉर हो, 1999 में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उसके अलावा जो नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं, अर्थक्वेक्स हों या फ्लड्स, उसमें भी ICRC पाकिस्तान रेड क्रेसेंट सोसाइटी के साथ मिलकर काम करते हैं उन लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए जो कि नेचुरल डिज़ास्टर या आर्म कॉन्फ्लिक्ट से असरअंदाज हुए हों। और हमारा काम जो है, मैं जिस तरह आपने कहा कानूनी मुशीर हूँ, लीगल एडवाइज़र हूँ, हमारा काम इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का प्रचार करना है। हम एडवोकेसी का काम करते हैं गवर्नमेंट के साथ मिलकर भी और मुख्तलिफ बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ। व्हाट इज इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ या आलमी इंसानी कानून एग्जैक्टली टू बी प्रिसाइज, और क्या ये क्यों एक ज़रूरी दस्तावेज है? बिल्कुल, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ ये पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की एक ब्रांच है। ये डील करता है उन सिचुएशंस के साथ जो आर्म कॉन्फ्लिक्ट की होती हैं, वो इंटरनेशनल आर्म कॉन्फ्लिक्ट हो या नॉन इंटरनेशनल आर्म कॉन्फ्लिक्ट हो। जब दो ग्रुप्स या ममालिक के बीच में जंग होती है, असला इस्तेमाल हो रहा है, उस सिचुएशन को लीगली जो एरिया गवर्न करता है वो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है। और इसका मकसद है सिविलियंस की प्रोटेक्शन और इसके अलावा वो सोल्जर्स भी जो कि या जख्मी हो चुके हैं या जिन्होंने हथियार फेंक दिए हैं, उनकी प्रोटेक्शन भी। और इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के अंडर ही प्रिजनर्स ऑफ वॉर के बारे में भी हम बात करते हैं। तो सिविलियंस की प्रोटेक्शन और उन लोगों की प्रोटेक्शन जो कि आर्म कॉन्फ्लिक्ट की वजह से उनकी ज़िंदगी पर असर पड़ रहा है, उनकी हिफाजत, उन तक इमदाद पहुँचाने का काम ये ICRC करते हैं। और ये वो चीज़ें हैं जो कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ कवर करते हैं। अच्छा आमना, ये ऑब्वियसली अभी हम समझ भी रहे हैं, लेकिन फिर सवाल भी उठाते हैं क्योंकि हम कहते हैं ना कि हर एक्सप्लेनेशन के साथ एक आप कोट करें एक एग्जांपल। अब एग्जांपल तो मिडल ईस्ट में हम देख ही रहे हैं, फ़लस्तीन और इजराइल की एक जो जंग है उसमें हमें कभी कभार नज़र नहीं आता कि कोई ह्यूमैनिटेरियन लॉ वहाँ काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा। तो फिर लॉ होना तो एक चीज़ है विच इज़ ग्रेट, होना चाहिए, लेकिन उसको कोई माने भी तो सही। तो उधर तो हम बिल्कुल इसकी नफी देख रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, और हम सबका ऑब्वियसली इंटरनेशनल लॉ पर से एतबार शायद थोड़ा थोड़ा उठ रहा है आजकल की जो सूरत हाल है उसमें से। लेकिन मेरा ये कहना है कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ जो कि आर्म कॉन्फ्लिक्ट का कानून है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टेट्स की जिम्मेदारी है। जिनीवा कन्वेंशंस जो कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो स्टेट्स ने मिलकर ड्राफ्ट किए हैं और स्टेट्स ने ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि वो इनको इम्प्लीमेंट करेंगे। उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए ऑफ कोर्स इंटरनेशनल फोरा भी मौजूद हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हैं, क्रिमिनल ट्राइब्यूनल्स भी होते हैं, लेकिन सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी जिसके पास है वो स्टेट्स की है। स्टेट्स से अपने डोमेस्टिक कोर्ट्स में इस लॉ को इम्प्लीमेंट करना है और उसी किस्म का काम मैं भी करती हूँ। मैं पाकिस्तान अच्छा, हम अब ज़ाहिर हालत जंग में नहीं है अभी, सो हमारे लिए किस तरह रेलेवेंट है ये? एग्जैक्टली, अब हालत जंग में ना होने का मतलब ये नहीं है कि ज़रूरी है कि हम कभी भी उस सूरत हाल का सामना ना करें। तो प्रिवेंटिव काम करना जरूरी है, लेजिस्लेशन का मौजूद होना जरूरी है, ताकि जब सूरत हाल उस तरफ जाए स्टेट मशीनरी जो है वो रेडी हो उस चीज़ को एड्रेस करने के लिए। खुदा न खास्ता पाकिस्तान ऐसी सूरत हाल में आता है, ऐसी सिचुएशन को फेस करता है, पाकिस्तान का जो लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क है, लीगल फ्रेमवर्क है, उसके अंदर इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए है कि वो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के साथ डील कर सके। नहीं तो इसकी रोशनी में हमें अपनी कानून साजी भी कुछ करनी होती है या हो रही है या हो चुकी है? हो रही है,
हो चुकी है पहले भी और आगे भी कोशिश है कि बेहतर इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम डोमेस्टिक सिस्टम का हिस्सा बनाएं उन इंटरनेशनल लॉज को जिनको हमने रेटिफाई किया है। पाकिस्तान जैसे स्टेट्स जो हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो सिर्फ इंटरनेशनल लॉ को रेटिफाई या साइन ना करें, उनको अपने लॉ का हिस्सा भी बनाएं ताकि उसकी इम्प्लीमेंटेशन बेहतर हो सके और डोमेस्टिक कोर्ट्स उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया थैंक यू आमना गिलानी, दैट वाज इंफॉर्मेटिव। और हम ऑब्वियसली समझने की कोशिश करें क्योंकि बहुत सी चीज़ें विद व्हाटएवर इज़ हैपनिंग अराउंड अस तो वो बड़ी सामने आ गई हैं और अब हम सवाल करते हैं कि व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डजंट वर्क। तो वी वांटेड टू अंडरस्टैंड केस में हश मनी केस में वैसे नाम कितना मजा है ना, हश नाम मनी, से किसी पता को लग चुप गया। करने के हाँ, लिए जो जब उसको पैसे दिए जाए। जूरी ने डोनाल्ड ट्रंप को कसूरवार करार दे दिया है। डोनाल्ड ट्रंप को न्यूयॉर्क की जूरी ने मुजरिम करार दिया। डोनाल्ड ट्रंप पर 34 इल्ज़ामात लगाए गए थे, तमाम इल्ज़ामात दुरुस्त करार दिए गए। इल्ज़ामात $1,30,000 की अदायगी से मुताल्लिक थे और डोनाल्ड ट्रंप ने मुजरिम करार देने वाली जूरी पर ही तनकीद करते हुए कहा कि मुकदमा धांधली है। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि क्या कहना है? अच्छा, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ना डोनाल्ड ट्रंप की एक लेडी के साथ इन्हीं तो को मसला हशमनी दी जी गई। हशमनी इन्हीं को दी है, मसला इधर ही है। और समझ तो आप गए होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप की जब बात हो रही होती है तो क्या कुछ चल रहा इसी किस्म के मसले चल रहे होते हैं। पहले भी 2 केसेस में ये अपने केसेस जो है ये हार चुके हैं, अभी 2 और केसेस भी इनके अगेंस्ट चल रहे हैं। और बाय द वे ही इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएस टू हैव बीन इम्पीच्ड ट्वाइस यस। और कन्विक्ट 11 जुलाई को बहरहाल ट्रंप की सज़ा का ऐलान करेंगे और 4 बरस से 136 बरस तक इन्हें कैद का सामना करना पड़ सकता है। सदारती इंतखाब से महज 5 माह पहले अब जूरी का जो फैसला है इसने अमरीकी रियासत में तहलका मचाया हुआ है। लेट्स सी क्या होता है। अपील ऑफ कोर्स, इस तरह तो नहीं आप देखें ना अमरीकी सियासत और में जहां उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है उस रियासत में भी। सो या तो बाकी इसकी डिटेल जो है वो आप खुद ही पढ़ लेना क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और इन दिनों हर जगह ही हीट वेव है। मतलब हम क्या कराची की बात करें और कहीं और की क्या बात करेंगे। सरदार सरफराज साहब हमारे साथ हैं, चीफ मीटरोलॉजिस्ट, उनसे बात कर लेते हैं। सरदार साहब क्या सीन है? नहीं, मुझे बताएं कि अब ये जो कराची में हीट वेव की सी कैफियत है ये चलती रहेगी? जी बहुत शुक्रिया। देखिए उसमें उतनी शिद्दत वैसे जितनी एक्सपेक्ट की जा रही थी ना कराची में, एक दिन तो बहुत हुआ टेम्परेचर, लेकिन चूंकि बहुत ज़्यादा होता है उसके साथ तो उस रेंज में जितना का डर था उतनी रेंज में लकीली नहीं गया है। और अभी भी मतलब आज का दिन और कल का दिन है कि जो 40 के करीब करीब जा सकता है, 39-40 इस तरह से। और फिर परसों से बेहतरी आ जाएगी कराची में। 2 जून से तो होपफुली के टेम्परेचर 34-35 की रेंज में आ जाएगा और क्योंकि सी ब्रीज अच्छी कुछ ना कुछ चलने लगेगी, बादल कुछ आने लगेंगे, तो होपफुली के फिर 2 जून से जो अगला हफ्ता 10 दिन होंगे वो बेहतर गुजरेंगे कराची में। बाकी मुल्क वैसे जिस चेंज की आप बात कर रहे हैं वो सच बताएं तो थोड़ी सी फील होना स्टार्ट हो गई है। कल wasn't as bad as it was day before yesterday. the past 10 days. ओवरकास्ट भी था कुछ। अच्छा, लाहौर, इस्लामाबाद, पंजाब के दीगर मैदानी इलाके जहां शदीद गर्मी पड़ रही है। जी उधर भी अभी तो गर्मी ही रहेगी इसी तरह से, लेकिन उसमें थोड़ी सी कमी आएगी इसलिए कि एक हल्की सी वेस्टर्ली वेव इंटर एक तरह से हो रही है आज पाकिस्तान में। तो उधर से अफगानिस्तान बिल्कुल ड्राई विंड्स हैं, उसमें कोई बारिश वारिश का तो इम्कान नहीं है सिवाय बिल्कुल नॉर्थ में केपी शुमाली इलाके जो केपी के चतराल दीर वगैरह का एरिया हो गया, मालाकंड हो गया, और उस तरफ गिलगित बल्तिस्तान, उधर कुछ ना कुछ बारिश का इम्कान है। तो वही वेव या उस वेव का कुछ ना कुछ असर है। अगले 3-4 दिन थोड़े से टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री कम होंगे जो 50-52 की रेंज में सिंध में चल रहे थे, तो वो 46-47 इस रेंज में आने का इम्कान है टिल 4 जून हम कह सकते हैं। इसी तरह से पंजाब भर में भी 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर कम होंगे जो जिस शिद्दत से चल रहे थे उससे। और फिर 4 जून की शाम से रात से कह सकते हैं लाहौर और गिरदोनवा में ऊपर सियालकोट, नारवाल, झेलम से होता हुआ आप चलें तो इस्लामाबाद और उसके नॉर्थ में जो एरियाज हैं उन तमाम में 5 जून से लेकर 7 जून तक है कुछ ना कुछ आंधी है, कहीं हल्की बारिश है, कहीं दरमियानी बारिश है। चलिए ये तो बड़ा रिलीफ होगा तो अच्छी बात हो जाएगी, लेकिन ये प्री मानसून तो नहीं होगा ना अगर ये आंधी और थोड़ी सी बारिश हो जाए?
प्री मानसून ही कह सकते हैं हम इसे। कुछ तो वेस्टर्ली वेव भी, जैसे मैंने आपको बताया कि बिल्कुल जो नॉर्थ है, एक्सट्रीम नॉर्थ, गिलगित बल्तिस्तान और केपी, वहाँ तो वेस्टर्ली वेव के इन्फ्लुएंस में हो सकती है बारिश। लेकिन ये जो लाहौर वगैरह की तरफ इम्कान है 5 जून 4 जून को या 5 जून को, तो ये बुनियादी तौर पे वही इंडियन साइड से कुछ मॉइस्चर या कुछ मॉइस्ट करंट्स ऐसे इंटर होंगी, तो उसको हम सॉर्ट ऑफ प्री मानसून ही कह सकते हैं। अच्छा सरदार साहब, अभी सिंध के जो गर्म तरीन इलाके बने हुए हैं या बलूचिस्तान में जहाँ सूरज कहर ढा रहा है, वहाँ पे यही रहेगा या कुछ, क्योंकि अनप्रेसिडेंटेड टेम्परेचर्स है ना, 53 52 तक बात पहुंची हुई थी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। वो मैंने आपको बताया ना कि अगले 3-4 दिन, यानी आज 31 मई से लेके 3 जून या 4 जून तक, ये 4 दिन होंगे एटलीस्ट, 4 या 5 दिन, इसमें टेम्परेचर थोड़े से नीचे आएंगे। यानी जो 51-52 की रेंज में चल रहा था टेम्परेचर मुसलसल 23 मई से ऑनवर्ड कल तक, तो प्रोबेबिलिटी ये है कि ये 4 जून तक इस तरह से थोड़े से कम रहेंगे, 45, 46, 47, 48। लेकिन उधर जो बलूचिस्तान की जो आपने बात की, तो जो केस डिस्ट्रिक्ट है, तुर्बत वगैरह का जो एरिया, वहाँ हाई टेम्परेचर्स ही रहेंगे। सरदार सरफराज साहब, थैंक यू सो मच। लेकिन जब से मैंने वो नई दिल्ली का सुना है ना 52.3 और व्हाटएवर, अच्छा जी, आपको ये बता दें कि क्रिकेट के शायकीन T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरा रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में बनाए गए फैन पार्क में बड़ी स्क्रीन पर देख सकेंगे। तो आपको फील ये हो रहा होगा जैसे आप वहीं बैठे हुए हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने कुछ रोज़ पहले रावलपिंडी स्टेडियम में फ़ैन पार्क बनाने का ऐलान किया था और ICC ने तस्दीक की है कि 9 जून को होने वाला पाक भारत टाकरा फ़ैन पार्क रावलपिंडी में बड़ी स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। मेरा नहीं ख्याल हमें उसको टाकरा कहना चाहिए। अभी तो मेरा कुछ नहीं दिल चाह रहा है कि मैं हमारी जियो की टर्म है टाकरा। इस ज़मीन में आप प्रोग्राम भी देखेंगे, लेकिन बस अब हमारा दिल उठता सा जा रहा है इस टाकरे से। Just like any other match. So, तर्जुमान ICC के मुताबिक क्रिकेट फैंस के लिए दीगर तफरीही सरगर्मियों का इंतजाम भी किया गया है ताकि वो मैच को पूरी तरह एंजॉय कर सकें। ओके, फ्लड लाइट्स भी लगाई जा रही हैं, तैयारी पूरी है। और देखिए, देखने की शायकीन के लिए तो तैयारी पूरी है कि क्या हमारे प्लेयर्स की तैयारी पूरी है कि नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो वी आर होपिंग कि ये जिसको हम टाकरा कह रहे हैं वो वाकई एक टाकरा हो। देखिए, जीते हारे जो भी, लेकिन एक मैच पड़ना चाहिए कोई ज़बरदस्त किस्म का। अच्छा, और फिर जीते भी हम। इसमें तो हम और बात करेंगे भी। इससे पहले हम बात कर रहे थे ट्रंप के हशमनी केस की, और उसमें उन्हें सज़ा हो सकती है। जूरी अपना फैसला सुनाएगी 11 जुलाई है ना। और ट्रंप जो हैं वो बड़े पुरुम्मीद हैं कि जी असल फैसला तो आवाम देंगे और नाइंसाफ़ी पर मबनी है ये ट्रायल। सो बेसिक से सवाल हमारे सबके जहन में आते हैं कि भाई क्या अगर ट्रंप कन्विक्ट हो गए, क्या तब भी वो प्रेसिडेंट बन सकेंगे? अब पोल्स भी हैं कुछ जिसमें रिपब्लिकन्स कह रहे हैं जी कुछ परसेंटेज, अब ओवरवेलमिंग परसेंटेज है कि अगर ट्रंप कन्विक्ट होते हैं और उसके बाद मतलब वो मुजरिम साबित हो जाते हैं तो उसके बाद वो उन्हें वोट नहीं देंगे। अब क्या इसके अमरीकी सियासत पर असरात पड़ रहे हैं? ये जो हालिया डेवलपमेंट है इस पे बात करेंगे। जी, साबिक सफीर डॉक्टर मलीहा लोधी हमारे साथ हैं। डॉक्टर मलीहा लोधी, बड़े जी आज हम हेडलाइंस देख रहे हैं कि ट्रंप इज गिल्टी, इस किस्म की चीज़ें। गिल्टी का क्या मतलब होता है? अब कन्विक्शन होगी, क्या वाकई एक फॉर्मर US प्रेसिडेंट को हम देखेंगे कि ही माइट बी इनकार्सरेटेड बिकॉज ऑफ दिस, या फिर अभी बहुत बड़ा मरहला है अपील्स का? मेरा ख्याल है जो आप कह रही हैं वो दुरुस्त है, इसलिए कि अभी एक प्रोसेस बाकी है, बल्कि अब शुरू होगा अपील का प्रोसेस। और इसके अलावा भी जो अमेरिका का आइन है उसमें कोई रुकावट नहीं है एक ऐसे कंटेस्टेंट के लिए या शख्स के लिए जो कि कन्विक्ट हो चुका है, बल्कि एक कन्विक्टेड शख्स जो है वो सदर भी बन सकता है। एक तारीख में एक एग्जाम्पल ज़रूर है, एक सदर तो नहीं बने थे वो, मगर एक कंटेस्टेंट जरूर थे इन द प्रेसिडेंशियल रेस जिन्होंने जेल से अपनी कैंपेन रन की थी। तो इंतखाबात लड़ने पे भी कोई रुकावट नहीं है ट्रंप के लिए, और सदर बनने के लिए भी अगर वो इंतखाबात जीत जाते हैं। अब सवाल ये है कि इसका इम्पैक्ट पब्लिक ओपिनियन में क्या पड़ेगा। अब तक तो जो चीज़ हमें नजर आ रही है वो ये है कि ट्रंप लीड कर रहा है, मगर बाइडेन बहुत ही कमजोर कैंडिडेट है डेमोक्रेटिक पार्टी का, बहुत कमजोर। और जो उन्होंने पॉलिसी इख्तियार की है गाजा में, उसका भी असर पड़ रहा है यंग डेमोक्रेट्स पे। तो सदर फॉर्मर सदर ट्रंप जो है वो लीड कर रहे हैं, खासतौर पे उन स्टेट्स में
जिनको स्विंग स्टेट्स कहा जाता है, जहां एक तरह से आप कह सकते हैं वो डिसाइसिव होते हैं टू द इलेक्शन आउटकम। अच्छा, ये ट्रंप के अपने मामलात और दूसरा गाज़ा की जो सूरत हाल है, इसराइल की जो सपोर्ट है अमरीकी गवर्नमेंट की तरफ से फिल वक्त जो मौजूद है, जो बरसर इक़्तिदार हैं, बड़े डिसाइसिव फैक्टर्स बन गए हैं। सो क्या हम एक्सपेक्ट करें कि अगर डेमोक्रेट्स को डैमेज होता है बिकॉज ऑफ देयर पॉलिसी एज फार एज गाज़ा इज कंसर्न्ड, तो क्या रिपब्लिकन्स की पॉलिसी कुछ और होगी इसराइल को लेकर, या वो भी इसी की कंटिन्यूएशन होगी इफ दे कम इनटू पावर? देखिए अब्दुल्ला, एक तो मैं ये कहूंगी कि सिर्फ गाजा का इशू नहीं है, वो भी इम्पोर्टेंट इशू है, लेकिन इन्फ्लेशन जो है अमेरिका में वो भी अनप्रेसिडेंटेड है, बहुत लोगों को मुश्किल में डाल रही है। जी बिल्कुल, तो उसका भी असर होगा। और दूसरा, जैसे मैंने आपको कहा कि सदर बाइडेन बहुत ही कमजोर कैंडिडेट है, फिर तो इनकी उम्र जो है उस पर भी लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि इस उम्र पे क्या इसको फिर से सदर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। तो जहां तक गाजा की पॉलिसी है, मेरा ख्याल है अगर ट्रंप सदर बनता है तो वो चाहेगा कि जंग बहुत जल्दी खत्म हो। इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रो इजराइल नहीं होगा, वो तो बल्कि ज्यादा प्रो इजराइल होगा। लेकिन मैंने हमेशा देखा है एक बिजनेसमैन बैकग्राउंड का जो शख्स होता है वो कभी जंग नहीं पसंद करता, और मेरा ख्याल है सिर्फ गाजा नहीं, यूक्रेन में भी मेरा ख्याल है ट्रंप चाहेगा कि वो जंग जो है वो जल्द अज जल्द खत्म हो। वेरी क्विकली डॉक्टर साहबा, ये भी बता दें कि अब जब इस किस्म की जजमेंट्स आ जाती हैं तो वो वाले वोटर्स जो ऑन द फेंस होते हैं, इन द मिडल होते हैं, क्या वो माइल होंगे ज़्यादा बाइडेन की तरफ, या फिर अब अमेरिका में फ़र्क नहीं पड़ता? क्योंकि ही हैज़ बीन रेकलेसली फ्रैंक, ट्रंप जो हैं, अबाउट हिज कैरेक्टर से काफ़ी सारे उनके कैरेक्टर से को काफ़ी अच्छी तरह जानते भी हैं। देखिए, तीन चीज़ें इसमें हैं। एक तो ये कि अमेरिका बहुत पोलराइज्ड है, तो जो ट्रंप की अपनी सपोर्ट है रिपब्लिकन में, मेरा ख्याल है वो बरकरार रहेगी, उसमें खास इरोजन नहीं होगा। दूसरा ये वही बात कि बाइडेन बहुत कमजोर कैंडिडेट है और उसकी कैंपेन ही बिल्कुल उठ ही नहीं पाई है। और तीसरी चीज ये है कि वहाँ पर और भी बहुत सारे इश्यूज हैं जिससे कि वोटर्स आई थिंक अपना वर्डिक्ट देंगे। तो अभी तक तो कोई इस तरह की रुकावट नहीं नजर आती है, लेकिन आगे जाके देखना है कि आया ट्रंप वाकई कैंपेन को डन कर सकता है, बिकॉज रिपब्लिकन नॉमिनेशन मिल जाएगी। दैट वाज माय थर्ड पॉइंट कि इस वक्त उनका कोई कंपेटिटर है नहीं फॉर द नॉमिनेशन। रिपब्लिकन कन्वेंशन में लगता तो यही है कि कोई मसला नहीं होगा, वो नॉमिनेट हो जाएगा एज द ऑफिशियल। और जाहिर है जो उनके ओपोनेंट हैं बाइडेन, वो भी बहुत ही कमजोर पोजीशन में। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहिबा। हाउ इंटरेस्टिंग चॉइसेस, देखें कि उधर क्या है, बाइडेन वर्सेस ट्रंप। मुश्किल होगा उनके लिए या शायद बहुत आसान। इन एनी केस आगे चलते हैं और कुछ अपनी बातें कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे भी अमेरिका इन्वॉल्व है। इमरान खान ने अमेरिकी सहाफ़ी मेहदी हसन को इंटरव्यू दिया। जी बिल्कुल, उन्होंने इंटरव्यू दिया है और इंटरव्यू में दावा उन्होंने ये किया है कि उन्हें अडयाला जेल में ऐसे डेथ सेल में रखा गया है कि जो दहशत गर्दों के लिए होता है, और उन्हें वो बुनियादी सहूलतें भी हासिल नहीं जो बतौर कैदी हर शख्स का हक है। और इस सवाल पर कि आज वो जिस जगह पहुंच चुके हैं उसके जिम्मेदार कौन है, इमरान खान ने तमाम सियासी जमातों, अमरीकी सदर जो बाइडेन की इंतजामिया, मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट समेत सबको क्लीन चिट दे दी। उन्होंने जनरल बाजवा को सूरत हाल का वाहिद जिम्मेदार करार दिया। कैसा लगा आपको? अच्छा जी, बानी पीटीआई ने साफ कहा कि उनका सबसे बड़ा जो पछतावा है वो ये है कि उन्होंने जनरल बाजवा पर एतमाद किया। दो टोक कहा कि मुझे यकीन है कि आज जो सज़ा भुगत रहा हूँ वो भी जनरल बाजवा ही ने तरतीब दी है। और इस बात पर सवाल उठ रहा है कि इमरान खान के वकला उन्हें जेल में दी गई सहूलतों पर अदालतों में मुकम्मल इत्मीनान का इजहार करते हैं, लेकिन बानी पीटीआई खुद जो हैं वो दुनिया को बता रहे हैं कि बतौर कैदी उनके हकूक जो हैं वो सलब किए जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर तलाल चौधरी ने बानी पीटीआई को की ऐसी बातों को अक्सर मुस्तरद भी किया। हमारे साथ ही शबीर डार हमारे साथ मौजूद हैं, कवर करते रहे हैं। अब बताइएगा शबीर, बानी पीटीआई ने एक इंटरव्यू में बड़ा सीरियस है दावा कि अडयाला में डेथ सेल में रखा गया है, बतौर कैदी कोई बुनियादी हकूक भी हासिल नहीं है, बड़े संगीन इल्ज़ाम आते हैं। तो क्यों उनके वकला की जानिब से उन्हें जेल में मैसर सहूलियात पर कोई एतराज़ नहीं किया गया? वो तो कहते हैं जी ठीक ही है।
जी, अडियाला जेल के बाहर हम इस वक्त मौजूद हैं। बानी पीटीआई से मुतल्लिक जिस इंटरव्यू का जिक्र हो रहा है और उस इंटरव्यू में जिन इल्ज़ामात का दावा किया गया है, हमारे मुशाहिदे में अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। पहली बात यह है कि बानी पीटीआई साबिक प्राइम मिनिस्टर है और अडियाला जेल में वो वीवीआईपी कैदी हैं। उनको जो सहूलियात दस्तियाब हैं जेल में, वो दीगर कैदियों को दस्तियाब नहीं है। इसके अलावा बानी पीटीआई से हमारी मुतअद्दिद मरतबा जेल सहूलियात और बुनियादी इंसानी हकूक़ के हवाले से बात हुई, तो उन्होंने हमेशा जेल सहूलियात पर इत्मीनान का इज़हार किया और जेल में उनका जो कमरा है, जब अटक जेल से उनको अडियाला जेल मुंतकिल किया गया था तो उनका कमरा छोटा था और उन्होंने अदालत से इस्तदा की थी कि उनका कमरा बड़ा किया जाए और उनका कमरा बाद में 60 से 70 फीट चौड़ा किया गया। वहाँ पर जो है एक फ्रिज उनको फराहम किया गया, उसके अलावा उनको एक एक्सरसाइज मशीन फराहम की गई, साथ साथ उनको किताबें भी दस्तियाब है मुख्तलिफ़ किस्म की और एक अखबार रोज़ाना उनको पढ़ने को मिलता है। हमारी मुतअद्दिद मरतबा उनके खाने पीने से भी के हवाले से भी बात हुई बानी पीटीआई से, तो उनका कहना था कि वो दलिया ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और गोश्त ज़्यादा खाते हैं और एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल जो है वो उनके साथ हर वक्त सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के लिए मौजूद होता है और एक मशक्क़ती 24 घंटे उनके साथ होता है। लिहाजा इंटरव्यू में जो बातें जिन बातों का जिक्र किया गया है या जो जिन इल्ज़ामात का जिक्र किया गया है, अभी तक हमारी जितनी भी गुफ्तगू हुई है बानी पीटीआई से जेल के अंदर, उसमें उन्होंने कभी भी इन बातों का जिक्र नहीं किया कि उनको किसी डेथ सेल में रखा गया है या उनको बुनियादी इंसानी हुकूक मैसर नहीं है। 60 से 70 फुट का कमरा, मतलब ये कुछ अजीबोगरीब बातें लग रही हैं। लेकिन चलें, ये बताइए, सारे इल्ज़ामात तो बानी पीटीआई ने लगा दिए, तो अडियाला जेल हुकाम का क्या रद्द-ए-अमल है इस बारे में? इस इंटरव्यू से मुतल्लिक हमारी अडियाला जेल हुकाम से भी बात हुई है। उन्होंने इस इंटरव्यू को मुस्तरद किया है और उनका कहना है कि इस किस्म का कोई इंटरव्यू अडियाला जेल में नहीं हुआ है। हाँ, ये हो सकता है कि बानी पीटीआई ने अपने वकला रहनुमाओं या सियासी रहनुमाओं के ज़रिए कोई बात बाहर भेजी हो, लेकिन इंटरव्यू अडियाला जेल में किसी किस्म का कंडक्ट नहीं हुआ है। अंदर जब दाखिल होते हैं तो यही सिलसिला फिर शुरू होता है, बॉडी सर्च, दस्तावेज़ात की स्कैनिंग होती है और उसके बाद कमरा अदालत की तरफ हम मूव करते हैं और जब कमरा अदालत पहुंचते हैं तो वहां पर भी बाहर एक चेकिंग होती है और आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स की जांच होती है। यही सिलसिला जब आप अडियाला जेल से बाहर निकलते हैं तो इन्हीं तमाम मराइल से गुजरकर आपको वापस निकलना पड़ता है। बानी पीटीआई के जो 2 आर्टिकल्स अब तक छपे हैं बैनुल-अक़वामी जरीदों में, उससे मुतल्लिक भी हमारी बानी पीटीआई से मुतअद्दिद बार बात हुई, तो उनका कहना था कि ये आर्टिकल उन्होंने ख़ुद नहीं लिखे हैं बल्कि ये उन्होंने वकला रहनुमाओं और सियासी रहनुमाओं को डिक्टेट किए थे, उसके बाद ये अखबारात में छपे हैं। थैंक यू शबीर डार। वैसे बाय द वे, इस इंटरव्यू के बारे में खुद ही जिन्होंने इंटरव्यू लिया था, मेहदी हसन, उनका भी ये कहना था कि सवाल भेजे गए थे और उनके जवाब आए, उसमें कोई काउंटर क्वेश्चनिंग नहीं हो सकती थी। अच्छा, खैर, तो मुशक्कती भी एक 24 घंटे साथ होता है। मुशक्कती मीन्स हेल्प, मतलब आई गेस एक हेल्प साथ रहती होगी और एक ऑफिसर भी साथ रहता है, सो या। अच्छा, ये भी हमने आपको बताना है कि बानी पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट से जो ट्वीट हुए थे ना, जो वीडियोस आई थी और वो सारा शेख मुजीब वाला मामला, FIA साइबर क्राइम टीम जो है वो रात गए अडियाला जेल पहुंची। हम जेल ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई ने FIA की टीम से मिलने से इनकार कर दिया और FIA टीम से शामिल तफ्तीश होने से भी इनकार किया और बानी पीटीआई ने FIA टीम को कहा कि भाई मैं वकीलों के साथ ही आपसे बात कर सकता हूँ, खुद से नहीं। बानी पीटीआई ने FIA टीम को जवाबन FIA ये सब कुछ बताया तो मौक़िफ़ उन्होंने तहरीर कर लिया, बस दैट्स इट। FIA की टीम ने उनका तहरीरी मौक़िफ़ ले लिया एंड दैट्स इट, कि भाई वो मिल नहीं रहे हैं फ़िलहाल। 1 जून को अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेली इदारे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से दुनिया भर में मिल्क डे मनाया जा रहा है और दूध की अफादियत को उजागर करने के लिए मुख्तलिफ तकरीबात भी होती हैं। आपको पता है भाई, दूध से ज़्यादा मुझे दूध से बनी हुई अशिया बहुत पसंद है। हाँ, लेकिन फिलहाल हम दूध की बात करेंगे, पर दूध नहीं होगा तो अशिया कहाँ से आएंगी? और करोड़ों लोगों का रोजगार भी डेयरी के शोबे से वाबस्ता है। पाकिस्तान दुनिया में दूध की पैदावार के हवाले से 4था बड़ा मुल्क है और पिछले वाली साल दूध की पैदावार 68 लाख टन
रही है। और कल चूंकि हमारा प्रोग्राम नहीं है तो आज ही हम मिल्क डे मना रहे हैं, और इससे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रेसिडेंट कैंपेना एंग्रो पाकिस्तान के हेड ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स डॉक्टर मोहम्मद नासिर साहब। डॉक्टर मोहम्मद नासिर, क्या अभी हम ये बात कर रहे थे और आप हमें ये क्लियर कर सकते हैं, अभी भी लोगों को कंफ्यूजन है कि मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ और नॉट वाला अभी भी बात होती है? जी थैंक यू मुझे मौका देने का। दूध जी, इसके ऊपर जो पूरी दुनिया में कंसेंसस है, चाहे वो डॉक्टर्स हों, न्यूट्रिशनिस्ट हों, डाइटिशियंस हों या जनरल प्रैक्टिशनर्स हों, सारा आदमी कहता है ये हमारी सेहत के लिए बेहतरीन है। बल्कि हमारी हिस्ट्री ये कहती है, हमारी माएँ, हमारे जो पेरेंट्स हैं वो जब बच्चा बीमार होता है उसको दूध पिलाते हैं, प्रेग्नेंट मदर्स को दूध दिया जाता है, लैक्टेटिंग मदर्स को दूध दिया जाता है, जब ओल्ड एज में चले जाते हैं उनको दूध दिया जाता है। सो मिल्क इज़ आलमोस्ट कंप्लीट डाइट, इट इज़ बेटर दैन एवरी अदर फूड अवेलेबल इन द वर्ल्ड जी। सो उसके बारे में कुछ लोगों का हो सकता है, लेकिन जो इस पे कंसेंसस है जी कि दूध से बेहतरीन ग़िज़ा शायद अल्लाह ताला ने जो इंसान को जो दी है, वो जितनी ग़िज़ाएँ दी हैं उनमें दूध सबसे बेहतरीन है जी। अच्छा, ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि जो प्रोडक्शन है हमारी और उसके बाद कंजम्पशन है, इसमें कहाँ खड़ा है पाकिस्तान इस वक्त? अच्छा, प्रोडक्शन में आपने खुद कहा कि 4th लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर हैं हम। 68 बिलियन टन जो है वो हमने दूध प्रोड्यूस किया लास्ट ईयर में। कंजम्पशन में भी हम 2nd लार्जेस्ट हैं पूरी दुनिया में। जो है पाकिस्तानी लोग जो है दूध पीना पसंद करते हैं, दूध से बनी हुई चीज़ें खाना पसंद करते हैं, चाहे वो मक्खन हो, दही हो, दूध हो, फ्लेवर्ड मिल्क हो। तो इस किस्म की आप यू नेम एनी प्रोडक्ट तो पाकिस्तानी शौक से खाते हैं, तो उस लिहाज से कंजम्पशन भी काफ़ी हाई है। बट अपेरेंटली जो है वो उसके बारे में अभी ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो फार्मल सेक्टर में कितना दूध है और वो जो सेफ और न्यूट्रिशियस तरीके से तक जो कंज्यूमर तक पहुंच रहा है वो कितना है, उसके ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क्स हैं। अदरवाइज जो पाकिस्तान प्रोडक्शन में भी काफ़ी ऊपर है और कंजम्पशन में भी। हाउएवर जो पाकिस्तान के अंदर एनिमल्स हैं, जो हर्ड साइज है हमारा वो तकरीबन 100 मिलियन काउज और बफलोज हैं पाकिस्तान में, तो उसकी प्रोडक्टिविटी बड़ी लो है। उसको जो अगर किसान के साथ काम किया जाए, अवेयरनेस दी जाए, उसे ट्रेनिंग दी जाए और थोड़ी फैसिलिटेट किया जाए तो हमारी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है और इसकी वजह से जो है पाकिस्तान के GDP में बहुत। डॉक्टर साहब, प्रॉब्लम यही है ना कि हम अपना पोटेंशियल को ही देखते रहते हैं लेकिन उस पोटेंशियल को यूटिलाइज नहीं उस तरह करते जिस तरह करना चाहिए। अब ये बताएं कि पाकिस्तान में ग़िज़ाई कमी की बदौलत ख़ुसूसन बच्चों की नशोनुमा में काफ़ी मसाइल का सामना है, तो आप इस सूरत हाल को कैसे देखते हैं? अच्छा, पहले मैं आखिरी पॉइंट पे कह दूं कि पोटेंशियल है। जैसे हाउ फ्रीजलैंड कैंपेना जो एंग्रो पाकिस्तान है, हमारे 50,000 रजिस्टर्ड फार्मर हैं, दूसरे हैं, तो उनकी प्रोडक्शन तकरीबन 3 गुना ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल फार्मर। तो उनको थोड़ी सी हमने ट्रेनिंग देते हैं, एजुकेशन देते हैं, अवेयरनेस देते हैं, रिसोर्सेज अवेलेबल करते हैं। सो इसका पोटेंशियल को रियलाइज़ करने में कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है जी। दूसरा, ग़िज़ाई कमी के लिहाज से पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली अब्दुल्ला पाकिस्तान के अंदर जो है वो न्यूट्रिशन में के इंडिकेटर्स बहुत अच्छे नहीं है। ओवर द ईयर्स जो है डेकेड्स आफ्टर डेकेड्स हमारे जो स्टंटिंग है 40s में हावर कर रही है, वेस्टिंग 15-16%, 18% है, इस टाइम पे भी 18% है, अंडरवेट बच्चे हैं, विटामिन ए डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, विटामिन डी डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी, और जिसके नतीजे के अंदर जो है पाकिस्तान अपने पोटेंशियल को अचीव नहीं कर सकता क्योंकि ये जो स्टंटेड बच्चे होते हैं, माल नोरिश बच्चे होते हैं, ये माल नोरिश्ड जो है वो एडल्ट्स में जाते हैं और ये नॉट ओनली के माल नोरिश फिजिकली होते हैं, मेंटली भी होते हैं, उनको डिजीजेज जल्दी लग जाती हैं, जिसकी वजह से रादर दैन बीइंग पार्ट ऑफ सोल्यूशन टू द इकानमी और उनको बेचारों को जो है वो पूरा मौका ही नहीं मिलता है अपना कम्पीट करने का दुनिया में। वो बेहतर अर्निंग नहीं कर सकते, सीख ज़्यादा बेहतर नहीं सकते, बीमार ज़्यादा रहते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली न्यूट्रिशन में हमारे कोई इंडिकेटर्स बहुत अच्छे नहीं हैं, शायद हम बॉटम 3-4 मुल्कों में हैं अनफॉर्चुनेटली। जो अच्छा डॉक्टर साहब, हम जाहिर है कि इसका सरकारी इदारे क्या कर सकते हैं, प्राइवेट शोबा क्या कर सकता है कि हम अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं ताकि और ज़्यादा लोगों को ये इतनी इंपॉर्टेंट ग़िज़ा है ये मैसर हो। ये भी हम एक बहस है और हमारे बचपन से ये बहस है, ये कॉन्सेप्ट है, हमें आज तक इसका जवाब नहीं मिला। आज बहुत मिल्क सेफ, मतलब चाहे वो पैकेज्ड हो या खुला दूध इस्तेमाल कर रहे हो, अगर आपको एतबार है कि आपका वेंडर ठीक है खुले दूध का तो वो भी कंजम्पशन ठीक है। अगर पैकेज्ड मिल्क में बारे में पहले लोग इब्हाम का इजहार करते थे, क्या वो भी कंज्यूम करना ठीक है? उस बहस का कोई नतीजा निकल सका? क्योंकि ज़ाहिर है ज़्यादातर लोग तो नहीं अफोर्ड कर पाते डब्बे का दूध यहाँ पे। अच्छा, नतीजा निकल चुका है अब्दुल्ला। दुनिया में 1908 में जो है वो लूज मिल्क बैन हो गया था शिकागो में।
पूरी दुनिया के अंदर आपने ट्रैवल किया होगा, हम भी ट्रैवल करते हैं, तो दूध जो है वो आपको पैकेज मिल्क ही मिलता है, आपको हर चीज़ खुली मिलेगी, आपको हर चीज़, आप गोश्त भी मिलेगा, सब्जियां भी मिलेंगी, जूसेस भी मिलेंगे, दूध पैकेज, और इसी निज़ाम से मिलता है, वो आइदर यूएचटी हो, पेस्चराइज्ड हो, उसका निज़ाम यही है। उसकी वजह यह है कि दूध मुकम्मल, जैसे मैंने पहले कहा था, दूध मुकम्मल ग़िज़ा है, और मुकम्मल ग़िज़ा होने की, जैसे हमारे लिए मुकम्मल ग़िज़ा नहीं है, ये जरासीमों के लिए भी मुकम्मल ग़िज़ा है। सो ये हाईली न्यूट्रिशियस फूड है, बट एट द सेम टाइम इसके रिस्क, ये सबसे ज़्यादा रिस्की फूड भी है। सो इसको जो है वो ठीक तरीके से टेस्ट करके, वेरीफाई करके, किसी पैकेज में उसको प्रोसेस करके, पैकेज में बंद करके घर में लाना ज़रूरी है, ताकि आपके घर में आपके बच्चों को, आपकी मदर्स को, बहनों को, भाइयों को न्यूट्रिशन मिले, कंटेमिनेशन ना हो। सो इस वजह से जो है पैकेज मिल्क नहीं है, बस मसला ये है कि क्या आप फार्मल सप्लाई चेन से दूध चाहिए या इनफार्मल से चाहिए। तो इनफार्मल पूरी दुनिया में नॉन एग्जिस्टेंट हो गया है, और इसके ऊपर पूरी दुनिया का, चाहे WHO की बात करें, FDA की बात करें, यूरोपियन फूड अथॉरिटी की बात करें, या किसी भी दुनिया में आप चले जाएं, तो आपको जो है इसी निज़ाम से दूध मिलता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अभी सप्लाई चेन उस तरह से नहीं बन सकी हैं कि सब तक सेफ और न्यूट्रिशियस फूड मिल सके। अगर आप देहातों वगैरह में चले जाएं तो खुला दूध ही होता है, और लोग में क्या, शहरों में भी, अच्छा, मतलब हाँ मतलब दूध दही की दुकानें नहीं आपने देखी। हाँ ये भी है। सो यही सूरत हाल है। डॉक्टर मोहम्मद नासिर फैशन कैंपेना एंग्रो के हेड ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स डॉक्टर मोहम्मद नासिर, मैंने याद कर लिया था। लेकिन आई वाज जस्ट थिंकिंग कि नहीं मिलता कुछ लोगों को, और फिर अफोर्डेबिलिटी भी नहीं होती पैकेज दूध मेरी की, बात तो फिर सुने, उन्होंने दूध पैकेज्ड तो और पीना है ना, अनपैकेज्ड तो खुला ही कर लेंगे। अगर आप हर रोज़ 1.5 किलो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आपके घर में चाय भी बनती है और आपके घर में कोई बच्चा भी है दूध पीने वाला, तो भी हज़ारों रुपए एट द एंड ऑफ द डे आपका बिल बन जाता है, लिटरली। तो इसको ज़रा, मतलब ये तो लिटरली एसेंशियल एक चीज़ है जो कि हर घर में होनी ही है। दुनिया भर में आज नो टोबैको डे मनाया जा रहा है। इस साल आलमी इदारा सेहत जोर दे रहा है कि नौजवान तंबाकू की कंपनियों की गुमराह कुन मार्केटिंग के तरीक़ों से बचें और तंबाकू के इस्तेमाल को तर्क करते हैं। दुनिया भर में 13 से 15 साल के 3 करोड़ 70 लाख बच्चे तंबाकू इस्तेमाल कर रहे हैं। आलमी इदारा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक तंबाकू इंडस्ट्री बच्चों को निकोटीन का आदी बनाने के लिए फलों के जायके इस्तेमाल कर रही है। द वेप दैट वी सी इन एवरी अदर किड्स हैंड दीस डेज, फ्लेवर इन द वर्ल्ड, एंड और बड़े तसल्ली से लोग कहते हैं कि भाई हम तो सिगरेट नहीं पी रहे, हम तो वेप पी रहे हैं, और वो वेप सारा दिन पी रहे हैं। सिगरेट पीने के लिए तो बहुत सी जगहों पे आपको बाहर जाना पड़ेगा, अलाउड नहीं होता, दफ्तर, मतलब आई हैव सीन पीपल वेपिंग इन जिम and I was surprised and बात तो वही होगी ना, धुआं तो आप ले ही रहे हैं। अच्छा, अंदाजों के मुताबिक दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट जो है, जो वेप की आप बात करें, एक ही चीज़ होती है ना? हाँ, मतलब 16,000 मुख्तलिफ फ्लेवर्स हैं, आप सोचें ज़रा। और पाकिस्तान में भी सूरत हाल बहुत परेशान कुन है। 15 साल से बड़े अफराद की तकरीबन 20% आबादी मुख्तलिफ अंदाजे से तंबाकू इस्तेमाल करती है, और 13 से 15 साल की तकरीबन 11% आबादी किसी ना किसी तंबाकू प्रोडक्ट जो है उसकी आदी हो चुकी है। डॉक्टर आसिम हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत खानम कैंसर अस्पताल से इनका ताल्लुक़ है। डॉक्टर आसिम यूसुफ हमारा रेगुलर फीचर रहे हैं माजी में भी प्रोग्राम का। डॉक्टर साहब, आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला, थैंक यू सो मच। अब भी बताइएगा आप, ये जो फिनोमेना इस मरतबा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इट, वेपिंग का, अभी तो चलें सिगरेट की तो रिसर्चेज आ गई जी, कैंसर करता है, सेहत के लिए नुकसानदेह है, दिल की शरियानें बंद करता है। अभी वेप को तो इतना अरसा नहीं हुआ कि उसके नताइज उस तरह से सामने आना शुरू हुए, और वो जो सिगरेट पीते थे वो दिन में अगर 3 सिगरेट पी रहे थे तो अब वो हर वक्त वेप इस्तेमाल कर रहे हैं और कहते हैं बेहतर है। जी, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि वेपिंग लोग हर जगह कर लेते हैं, ऐसी ऐसी जगहों में जहां स्मोक नहीं भी कर सकते थे। तो इसका यूज बहुत डेंजरस है, और इसमें भी निकोटीन होती है, और यंग लोगों के लिए खास तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस तरह यंग लोगों के बॉडीज ग्रो करती हैं, उनकी मसल्स ग्रो करती हैं, उसी तरह ब्रेन भी डेवलप हो रहा होता है यंग एज में, टीनेजर्स का एंड सो ऑन। एंड निकोटीन का डायरेक्ट हार्मफुल इफेक्ट है ब्रेन की डेवलपमेंट पे। इसके अलावा जो रिस्क है इसका वो ये है कि वेप इस्तेमाल करने से इंक्रीजेस योर ससेप्टेबिलिटी, या इम्कान कि आप आइंदा स्मोक करेंगे वो भी बढ़ जाता है वेपिंग की वजह से। एंड थर्डली, वेपिंग में कुछ वेप प्रोडक्ट्स में इलिसिट या इलीगल जो ड्रग्स होती हैं, स्टिम्युलेंट्स वगैरह, वो भी इस्तेमाल की जाती हैं, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हैं। टोबैको इंडस्ट्री ने ख़ास कोशिश कर रहे हैं वो कि यंगर लोगों को
इससे इसको अट्रैक्ट करें, और ख़ासतौर पे जो डेवलपिंग वर्ल्ड है वहाँ पे तो उनकी बाकायदा पॉलिसी है कि फ्री भी अगर टबैको प्रोडक्ट्स देनी पड़े तो वो देने को तैयार हैं, ताकि एक दफ़ा बच्चों को ये आदत लग जाए फिर ये ज़िंदगी भर रहती है। अच्छा, अब ये बताएं कि लंग्स के लिए जितना सिगरेट नुकसानदेह है, क्या ये तय है बात कि वेप नुकसानदेह नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, इस पे इतनी रिसर्च नहीं है। टबैको क्योंकि जब सिगरेट पीते हैं आप तो आप उसको जला के उसका स्मोक इनहेल करते हैं, तो उसमें कुछ जो जलने की वजह से जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो भी हार्मफुल होती हैं, उनसे भी लंग कैंसर होता है। तो ऑब्वियसली वो शायद ना हो वेप में, लेकिन उसमें और केमिकल्स बहुत सारे होते हैं जो हार्मफुल होते हैं फॉर द बॉडी इन डिफरेंट वेज। पर इस पे इतनी रिसर्च नहीं हुई ऑब्वियसली जितनी तंबाकू पे हुई है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप फोकस हमारा जी डॉक्टर साहब, जस्ट थिंकिंग कि आज नो टोबैको डे है, वेप हो या सिगरेट्स हो, लोगों को डिस्करेज करना है। आप डिस्करेज किस तरह कर सकते हैं? कुछ आइडियाज़ आप हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि लेजिस्लेशन की अगर बात करें, चले वो भी एक जगह हो रही है, बड़े बड़े स्पोर्टिंग इवेंट्स में अब स्पॉन्सर्स आप सिगरेट ब्रांड्स को नहीं देखते, टैक्सेशन देखें, महंगे कर दिए सिगरेट। क्या मज़ीद करने की ज़रूरत है कि लोग डिस्करेज हों? सो सबसे पहले तो आई थिंक इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस अवेयरनेस अभी भी कम है, लोगों को पता नहीं है, खासतौर पे यंग लोगों को, कि इन चीज़ों से क्या नुकसान हो सकते हैं। सिर्फ लंग कैंसर नहीं बल्कि 20 किस्म के कैंसर्स हैं जो कि स्मोकिंग और टबैको यूज की वजह से हो सकते हैं। मुंह का कैंसर, खाने की नाली का, मसाने का, मैदे का, जिगर का एंड सो ऑन। सो ये सिर्फ लंग कैंसर की बात नहीं है। दूसरा, यंग लोगों को ये पता होना चाहिए कि ऑब्वियसली उनको इमीडिएटली शायद कैंसर ना हो, लेकिन एक दफ़ा आदत पड़ जाए तो इसको फिर छोड़ना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा टैक्सेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन जो बाकी हमारी पॉलिसीज होती हैं एंटी स्मोकिंग वाली एंड सो ऑन, वो उस तरह इम्प्लीमेंट नहीं होती। हमारी पॉलिसीज बन जरूर जाती हैं, लेकिन लॉज और पॉलिसीज जो है वो सही इम्प्लीमेंट नहीं होती। आई थिंक उसको ज़रूरी है अवेयरनेस बढ़ाना, पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना, एंड फ्रॉम अ पेरेंटल पॉइंट ऑफ व्यू घर में ओपन कम्युनिकेशन होनी चाहिए बच्चों के साथ, ताकि हमें पता हो। अच्छा डॉक्टर साहब, आप चूंकि डॉक्टर हैं और आप कैसे केसेस देखते होंगे जो लोग रिकवर हो गए और अब सिगरेट पीते थे और उन्हें सिगरेट छुड़ानी है, ये भी बड़ा चैलेंज लगता है लोगों को सिगरेट छोड़ना। सो क्या मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एडवाइस करते हैं, सिगरेट क्या बतदरीज छोड़ी जा सकती है, एकदम छोड़ी जा सकती है, उसके भी बॉडी पे इफेक्ट्स होते हैं, उसके अलावा लोग फिर वो निकोटीन गम या पैचेस या इस किस्म की चीजों पे चले जाते हैं? डू दे वर्क? सो यस, दे डू वर्क। कोई एक सोल्यूशन नहीं है जो सबके लिए फिट करेगा। सबसे पहले तो डॉक्टर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स का, कि हर एनकाउंटर में पेशेंट के साथ हमेशा पूछना चाहिए कि आप तंबाकू किसी भी फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं कि नहीं, और हर दफा एडवाइस करना चाहिए कि इसको छोड़ दें और उसके नुकसान बताएं। और इसके बारे में एविडेंस और डेटा है कि हर दफा पेशेंट्स को बताने से इसका इफेक्ट होता है। फिर जब एक इंडिविजुअल ने डिसाइड किया कि उन्होंने तंबाकू प्रोडक्ट्स छोड़नी है, तो अगेन ये ऑब्वियसली विल पावर इन्वॉल्व्ड है। एक पर्टिकुलर डेट आपको सोचनी चाहिए, आपको डिसाइड करना चाहिए कि आपने करना है। फिर जो उसके ट्रिगर्स हैं, जिन चीज़ों से या जिन एनवायरनमेंट्स में आप सिगरेट जाके पीते हैं, आप लंच के बाद अपने दोस्तों के साथ काम की जगह के बाहर जाके खड़े होकर सिगरेट पीते हैं, तो उस जगह में ना जाएं, उस एनवायरनमेंट को अवॉइड करें, अपने सपोर्ट सिस्टम्स क्रिएट करें। बेसिकली आप कह रहे हैं जो भी ट्रिगर्स हैं उनको रिकॉग्नाइज करें और उनको अवॉइड करें। एंड निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी का भी एक बहुत बड़ा रोल है, च्यूइंग गम हो या निकोटीन पैचेस हो, वो डेफिनेटली हेल्प करते हैं। एंड ऑब्वियसली निकोटीन फिर भी हार्मफुल है, लेकिन जो बाकी चीजें हैं तंबाकू स्मोक करने में या कांटेक्ट जब मुंह में आप रखते हैं वो अवॉइड होती हैं, तो वो बहुत हेल्पफुल है। थैंक यू डॉक्टर आसिम, बहुत बहुत शुक्रिया। एक दफ़ा देखें, बहुत सी चीज़ें हैं, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जिनको हम जानते हैं, बस उनको बार बार रिविजिट करने की ज़रूरत है, बिकॉज ये ऐसी आदत है जो कि एट द एंड ऑफ द डे वो लिटरली आप पैसे भी ज़ाया कर रहे हैं उस पर और अपने आप को नुकसान भी ज़ाया कर रहे हैं। कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है इस सारी चीज़ में, कूल भी नहीं लग रहा है। आपको पता है ना, आजकल अनकूल लगते हैं पीपल हु स्मोक। सेहत के बारे में जो वर्कआउट वगैरह करते हैं, दे आर द कूल पीपल, पीपल हु स्मोक आर नॉट। छोड़ी नहीं जा सकती तो बहुत कम की जा सकती है, बट आई हैव सीन पीपल जो कि हाफ अ पैकेट, 1 पैकेट अ डे पीते थे, एंड दे probably don't smoke and either they smoke just 1 cigarette a day. Yeah, but we have seen people who have gone cold turkey also. Cold turkey. हाँ, like बिल्कुल नहीं पीते, छोड़ दी, 15 साल मुसलसल सिगरेट पी और बिल्कुल नहीं पी अब। So be friends with them.
कराची में आपको पता है स्ट्रीट क्राइम दीगर जराइम से सभी परेशान रहते हैं, शिकायत नेचुरली पुलिस से बनती है। कल कराची में ज़ाती दुश्मनी की बुनियाद पर दिन दहाड़े गाड़ी पर फायरिंग करके 2 अफराद कत्ल कर दिए गए। अब कराची पुलिस चीफ एडिशनल आईजी इमरान याकूब मिनहास शहरियों का गम गुस्सा तस्लीम भी करते हैं और मानते हैं कि जराइम को कम करना हमारी जिम्मेदारी है, और ये भी कि और दीगर वजूहात इसकी क्या बयान करते हैं। जी, हमारे नुमाइंदे जीशान शाह से गुफ्तगू की उन्होंने, और क्या वजूहात बताएं ये ज़रा देखें। कराची में जराइम की शरह कभी ज़्यादा कभी कम, कभी पुलिस काफ़ी सारे केसेस को सॉल्व कर लेती है तो काफ़ी सारे केसेस को कभी सॉल्व करने में मुश्किलात का सामना होता है। कभी कराची में टारगेट किलिंग शुरू हो जाती है जिसे पुलिस कंट्रोल करती है, और कभी जराइम स्ट्रीट क्राइम की शरह में इजाफा होना शुरू हो जाता है। इन सारे सवालात को लेके आज हम आए हैं एडिशनल आईजी कराची इमरान याकूब मिनहास साहब के साथ। जी, कराची के जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं या मुख्तलिफ कुछ ऐसे क्राइम्स हैं जो हाउस रॉबरी हो गई या कार स्नैचिंग हो गई या इवन गाड़ियों के शीशे तोड़ने तक, ये छोटे छोटे क्राइम से लेकर बड़े क्राइम तक, क्या इसमें ऐसी कोई चीज़ है कि जहाँ पे गैर मकामी अफराद का भी इन्वॉल्वमेंट खासा देखने में आया है? हमारा असेसमेंट ये है कि 42% मर्डर के केसेस वो हैं जिसमें लोग जो विक्टिम्स थे या उनकी फैमिलीज थी वो अब कंट्री से आए हुए थे या दूसरे सूबों से आए हुए थे। वो यहाँ आए, काम के लिए आए या आबाद हुए, लेकिन वो अपनी प्रीवियस कोई लेगेसी दुश्मनियाँ उनकी मौजूद थी जिसकी वजह से वो यहाँ पे आके मर्डर हो गए और फिर क्रिमिनल्स भाग भी गए। तो कराची को ये एडवांटेज कह लें या डिसएडवांटेज कह लें, वो शुरू से ही रहा हुआ है कि ये बिजनेस एंगल से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के कॉन्टेक्स्ट में भी बहुत बड़ी अट्रैक्शन है, इसी तरह क्रिमिनल्स के लिए भी बहुत बड़ी अट्रैक्शन है। इस शहर ने बहुत ज़्यादा खून देखा है, एथनिक हो, सेक्टेरियन हो, हर किस्म की यहाँ पे टारगेट किलिंग, और पुलिस ने और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इस पर कंट्रोल किया है, इसमें भी कोई सवाल जवाब नहीं। लेकिन अब ये जिस तरीके से एक और अभी एक गैंग की ग्रोह पकड़ा गया, ये दोबारा से चीज़ें सर उठा रही है, तो इसके ऊपर अब इंटेलिजेंस मालूमात आप लोग के पास क्या है? ये एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी थी जिसके अंदर इंटेलिजेंस कनेक्शन वो द क्रिमिनल्स से उनका भी स्पेशलाइजेशन है उनमें कि वो इंटेलिजेंस कलेक्ट करने वाले लोग कोई और होते हैं, सपोर्ट सिस्टम लोकल कोई और लोगों पे मुश्तमिल होता है, रैकी कोई कर रहा होता है, वेपन्स और लॉजिस्टिक्स कोई और प्रोवाइड कर रहा होता है, और फाइनली असेसन जो होते हैं वो फाइनली बिल्कुल आते हैं और अपने टारगेट किलिंग करके गायब हो जाते हैं। ये ऑर्गेनाइज एक्टिविटी थी और उसमें बिल्कुल ऐसी एविडेंसेस थी जिनसे ये साबित हो रहा था कि ये प्लान वे में कराची में किया जा रहा है ताकि दोबारा एक जो आपने इशारा दिया कि मजहबी बुनियादों पे माशरे में एक अजीब सी एक नफ़रत और एक हंगामा क्रिएट कर दिया जाए। अब चूँकि ये चीज़ बहुत सालों के बाद एक सरफेस आउट हुई है तो हमारे लिए भी ये चैलेंज यही है कि इसको हमने बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ है कि ये चीज़ रेगुलर बेसिस पे दोबारा सरफेस आउट ना हो, क्योंकि मकसद वही है कि अगर कराची का अमन ख़राब होता है तो इट अफेक्ट्स द ओवरऑल इमेज ऑफ पाकिस्तान। चलें जी, ये तो आपने देख ही लिया, लेकिन क्विकली टाइम कम है। एक और बात, शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में लड़कियों के स्कूलों को आग लगाने के पै दर पै वाक़यात जो हैं वो हो रहे हैं। बुध के रोज़ शुमाली वज़ीरिस्तान में लड़कियों का गर्ल्स स्कूल और उसको नजर आतिश कर दिया गया, और इससे पहले आपको बता दें कि 9 मई और 17 मई को जनूब वज़ीरिस्तान में भी स्कूलों को आग लगाकर तबाह किया गया था। अब 1 महीने में 3 गर्ल्स स्कूल्स को नजर आतिश किया गया है, और डेफिनेटली दिस इज कॉज फॉर कंसर्न। मतलब आप सोचिए, ये प्ले ग्रुप नर्सरी टाइप सेक्शंस हैं, आग लगी हुई है, यहाँ पे बच्चों के ब्लॉक्स रखे हुए हैं, खेलने के लिए खिलौने रखे हुए हैं, किसी को क्या तकलीफ है? किसी को बता देते हैं, अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत बनने के बाद इस इलाके में अस्करियत पसंद फिर से सरगर्म हो गए हैं, और तशवीशनाक बात यह है कि स्कूल को आग लगाने में इसी स्कूल के एक उस्ताद का नाम भी लिया जा रहा है। तो आप यहाँ तक बात देखें ना कि वो ब्रेन वॉश भी बीच में हो रहे हैं। ये वो कबायली इलाके हैं हुमा जो बाज़ाब्ता तौर पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में शामिल हैं, सब कुछ जानते बूझते हुए भी अब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अनजान बनी रहे। समझ नहीं आता कि क्या होगा, क्योंकि उनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं वो तो सबको पता ही है। रसूल दावर नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ हैं। रसूल दावर, क्या तहकीकात हुई हैं, हमें तो यही बताएं, तफसीलात क्या सामने आई हैं, हुआ क्या इधर? यकीनन शुमाली वज़ीरिस्तान में बच्चों के स्कूलों को धमाके से उड़ा दिया जाता है या आग लगा दी जाती है। यह तकरीबन शुमाली वज़ीरिस्तान में भी इस साल 2 वाक़यात रुनुमा हुए, इसी तरह जनूबी वज़ीरिस्तान में भी वाक़यात रुनुमा हुए। इब्तदाई तौर पर तो कहा जा रहा है कि दहशतगर्दों ने स्कूल को उड़ा दिया, लेकिन गुज़श्ता दिनों जो
रजमक में एक स्कूल को आग लगा दी गई थी। उस हवाले से पुलिस ने जो FIR दर्ज की है उसमें चौकीदार के भाई की मुदियत में FIR में कहा गया है कि स्कूल का एक टीचर उसमें उसी के इमा पर ये इसको आग लगा दी गई है और वो मुलव्वस था। तो उसके बाद से ये एक नया रुख इख्तियार किया है इस चीज़ ने, क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि शिद्दत पसंदों की जानिब से स्कूलों पे हमले किया जा रहा है। वो अलग बात है कि वो ख़ुद नहीं मान रहे थे, लेकिन शुमाली वज़ीरिस्तान में 2 जो स्कूल है उसको और इसी तरह जनूबी वज़ीरिस्तान में भी स्कूल को नज़रातिश किया गया या आग लगा दी गई। रात के वक्त अक्सर ये निकापोश आकर इस तरह का वारदात करते हैं। जी थैंक यू रसूल दावर, थैंक यू सो मच। दिस इज ट्रैजिक और होपफुली कुछ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत हरकत में आए और देखे कि यहाँ क्या चल रहा है। दैट इज इट एंड ख्याल रखें, हैव अ ग्रेट वीकेंड। हम कहेंगे अपने आप को ठंडा रखें और बहुत बाहर ना निकलें प्लीज, और वी कैन सी यू ऑन मंडे।